दोपहर की धूप कानपुर के बाहरी इलाके की उस लंबी सड़क पर सीधी गिर रही थी जो पुराने औद्योगिक क्षेत्र की तरफ जाती थी। ट्रकों का शोर, धूल उड़ाती बसें और थकी हुई साइकिलें सब मिलकर एक साधारण दिन की तस्वीर बना रहे थे। लेकिन उस दिन सड़क के बीचों बीच खड़ी एक सफेद जीप ने माहौल को साधारण नहीं रहने दिया था। जीप पर आधिकारिक नंबर प्लेट थी, ऊपर लाल नीली बत्ती जमी हुई थी और उसके सहारे टिककर खड़ा था इंस्पेक्टर राघव ठाकुर। उसकी वर्दी कसी हुई, कंधों पर सितारे चमकते हुए, जूते इतने पॉलिश कि धूप लौटकर आंखों में चुभ जाए। उसके चेहरे पर वही भाव था जो किसी ऐसे आदमी के चेहरे पर होता है जिसे यकीन हो कि इस इलाके में उसकी मर्जी ही कानून है। उसके ठीक पीछे कांस्टेबल मनीष यादव डंडा घुमाते हुए खड़ा था, जैसे सड़क नहीं, कोई निजी चौकी हो। रुको! राघव की आवाज अचानक हवा को चीरती हुई निकली और सामने से आ रही 3 महिलाओं की साइकिलें घबराकर थम गईं। वे कपड़ा मिल से लौट रही थीं, चेहरों पर थकान, हथेलियों पर धूल और आंखों में घर पहुंचने की बेचैनी। इतनी देर? राघव ने एक महिला को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। मिल में काम करती हो या कुछ और? उसके शब्दों में आरोप से ज्यादा अपमान था। महिला ने हिम्मत जुटाई। साहब, आज ओवरटाइम था, इसलिए देरी हो गई। राघव ने पहचान पत्र मांगा। मनीष ने कार्ड देखे, सब ठीक था, लेकिन राघव की नजरों में संतोष नहीं आया। उसे दस्तावेज नहीं, डर चाहिए था। इस इलाके में गलत गतिविधियां बढ़ रही हैं। उसने धीमे स्वर में कहा, हम हर किसी की जांच करेंगे। सड़क से गुजरते लोग धीमे हुए, कुछ ने देखा, फिर नजरें फेर लीं। किसी को दखल देने की हिम्मत नहीं थी। पुलिस से सवाल करना आसान नहीं होता। तभी पीछे से एक और साइकिल आती दिखी। लाल रंग का सादा सूट, हल्का दुपट्टा, चाल स्थिर, न जल्दी न घबराहट। उसने सामने का दृश्य देखा, लेकिन उसकी गति नहीं टूटी। अरे तुम, रुको! मनीष ने डंडा हवा में घुमाते हुए कहा। वह महिला शांतिपूर्वक रुकी, साइकिल का स्टैंड लगाया और बिना हड़बड़ाहट खड़ी हो गई। राघव उसकी ओर बढ़ा। पहले कपड़े देखे साधारण, फिर चेहरा धूप से तपे रंग में भी अजीब सी दृढ़ता। कहां से आ रही हो? उसने पूछा। काम से, उसने सीधा जवाब दिया। कौन सा काम? जिससे घर चलता है। जवाब छोटा था, लेकिन आवाज में कांप नहीं था। राघव की भौहें तन गईं। उसे आदत थी कि सामने वाला या तो डर जाए या सफाई देता रहे। यहां न डर था, न विनती। पहचान पत्र? उसने हाथ बढ़ाया। महिला ने बैग से कार्ड निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। राघव ने देखा, नाम पढ़ा, फिर कार्ड वापस किया। सब वैध था, फिर भी वह संतुष्ट नहीं हुआ। बहुत आत्मविश्वास है, उसने हल्की हंसी के साथ कहा। लगता नहीं कि साधारण कामगार हो। महिला ने सीधा उसकी आंखों में देखा। वह नजर कुछ सेकंड ज्यादा ठहरी रही। आसपास की है हवा जैसे भारी हो गई। मनीष ने बीच में कहा, साहब, छोड़िए ना, जाने दीजिए। लेकिन राघव को अब जाने देने में रुचि नहीं थी। उसे अपनी सत्ता को चुनौती की हल्की गंध आ गई थी। नियम सबके लिए बराबर हैं, उसने ऊंची आवाज में कहा ताकि राहगीर भी सुन लें। और हमें संदेह है कि इस क्षेत्र में कुछ लोग फर्जी पहचान के साथ घूम रहे हैं। यह आरोप बिना सबूत था, पर शब्दों की ताकत काफी थी। पहली तीनों महिलाएं सहमी खड़ी थीं। लाल सूट वाली महिला अब भी चुप थी। जीप में बैठो, राघव ने अचानक कहा। थाने चलकर औपचारिक पूछताछ होगी। सड़क पर सन्नाटा खिंच गया। साहब, हमने क्या किया? एक महिला की आवाज कांपी। जब तक साफ न हो जाए, पूछताछ होगी, राघव ने ठंडे स्वर में कहा। लाल सूट वाली महिला ने पहली बार स्पष्ट कहा। किस आधार पर? यह सवाल था, पर लहजा टकराव वाला नहीं, फिर भी सवाल था। राघव के चेहरे पर हल्की कठोरता आ गई। तुम मुझसे सवाल कर रही हो? उसने कदम आगे बढ़ाया। कानून पूछने की इजाजत देता है, उसने शांत स्वर में कहा। आसपास खड़े लोग और ज्यादा पीछे हट गए। किसी को यह दृश्य अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। राघव को अब यह सिर्फ जांच नहीं, प्रतिष्ठा का मामला लगने लगा था। मनीष, उसने बिना नजर हटाए कहा, इन सबको जीप में बैठाओ। मनीष एक पल के लिए हिचका, लेकिन आदेश आदेश होता है। पहली महिला रो पड़ी, दूसरी ने दुपट्टा कस लिया। लाल सूट वाली महिला ने साइकिल को एक तरफ किया
और बिना विरोध जीप की ओर बढ़ गई। उसका चेहरा अब भी शांत था। यह शांति राघव को बेचैन कर रही थी। जीप का दरवाजा बंद हुआ, इंजन स्टार्ट हुआ। सड़क पर खड़े लोग धीरे धीरे छंट गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन हवा में एक अनकहा कंपन रह गया था। जीप आगे बढ़ी तो राघव ने रियर व्यू मिरर में पीछे बैठे चेहरों को देखा। 3 चेहरों पर डर था, चौथे पर स्थिरता। उसने नजर हटाई, फिर दोबारा देखी, वही स्थिरता। डर नहीं लग रहा? उसने पीछे मुड़कर पूछा। किस बात से? जवाब फिर छोटा था। राघव ने होंठ भींचे। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य रेखा पार हो चुकी है। उसने सोचा था, यह रोज की तरह एक और दिन होगा, एक और रुकावट, एक और अपमान, और सब खत्म। लेकिन उस लाल सूट वाली महिला की चुप्पी में कुछ ऐसा था जो साधारण नहीं था। जीप शहर की सीमा पार कर पुराने रास्ते की ओर मुड़ी। धूप अब भी तेज थी, पर माहौल बदल चुका था। सड़क वही थी, लेकिन खेल बदलने लगा था। और शायद पहली बार राघव ठाकुर को बिना समझे ही एक ऐसी चाल चल दी थी जिसका असर उससे कहीं दूर तक जाने वाला था। जीप के पहियों से उड़ती धूल धीरे धीरे हवा में घुल गई, लेकिन उस दोपहर की घटना का असर वहीं खत्म नहीं हुआ। कानपुर के उस औद्योगिक इलाके में काम करने वाली महिलाओं के बीच फुसफुसाहट फैलने लगी। फिर से चेकिंग हुई है, फिर से कुछ औरतों को रोका गया। शब्द छोटे थे, पर उनके पीछे डर गहरा था। पिछले कुछ महीनों में ऐसी घटनाएं बढ़ी थीं। कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं, कोई शिकायत दर्ज नहीं, लेकिन घर देर से लौटने वाली हर महिला की आंखों में एक जैसा भय था। सड़क अब सिर्फ रास्ता नहीं रही थी, एक अनिश्चितता बन गई थी। इंस्पेक्टर राघव ठाकुर के लिए यह सब सामान्य था। वह इसे व्यवस्था बनाए रखने का तरीका कहता था, लेकिन उसके आदेशों में नियम से ज्यादा मनमर्जी शामिल होती जा रही थी। शाम ढलते ही वह अक्सर उसी सड़क पर जीप खड़ी करवाता, जैसे किसी शिकार का इंतजार हो। कांस्टेबल मनीष उसके साथ रहता, आधी समझ के साथ पूरी वफादारी निभाता हुआ। उस दिन भी जीप पुराने मोड़ से गुजरते हुए शहर के बाहरी हिस्से की ओर मुड़ी, लेकिन लाल सूट वाली महिला की शांत आंखें राघव के दिमाग में कहीं अटक गई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह असहज क्यों महसूस कर रहा है। उसने खुद को समझाया, बस एक और पूछताछ है, कुछ खास नहीं। पर भीतर कहीं एक हल्की खरोंच थी, जैसे किसी ने उसके अधिकार के आवरण को छू लिया हो। दूसरी ओर पुलिस लाइन के दफ्तर में शाम की ब्रीफिंग चल रही थी। कांस्टेबल इमरान शेख फाइलों के ढेर के बीच बैठा था। पिछले कुछ हफ्तों में उसने गुमशुदगी की छोटी छोटी सूचनाएं नोट की थीं। कोई औपचारिक शिकायत नहीं, बस मौखिक जानकारी, लेकिन पैटर्न साफ था। देर रात शिफ्ट के बाद घर न पहुंचना, कुछ घंटों बाद अचानक मिल जाना, और फिर परिवार का चुप रह जाना। उसने 2 बार अपने वरिष्ठों को संकेत दिया था, लेकिन हर बार जवाब मिला, सब अफवाह है, बिना सबूत के कुछ मत लिखो। इमरान का मन नहीं मान रहा था। उसे लग रहा था कि सड़क पर कुछ ऐसा हो रहा है जो दिखता कम है, छिपता ज्यादा है। उसी समय दफ्तर के दूसरे हिस्से में एक अलग तैयारी चल रही थी। अदिति राव अपने केबिन में अकेली बैठी थी। सामने फैली फाइलें, मोबाइल पर लोकेशन मैप और मेज पर रखी एक साधारण साइकिल की चाबी। उसने पिछले कई दिनों से उस मार्ग का निरीक्षण किया था जहां राघव अक्सर चेकिंग करता था। आधिकारिक रिकॉर्ड में उस स्थान पर कोई स्थायी चौकी दर्ज नहीं थी, फिर भी वहां नियमित रोक टोक हो रही थी। उसे सीधा हस्तक्षेप करने का अधिकार था, पर वह जानती थी कि सिर्फ एक कार्रवाई से समस्या खत्म नहीं होगी। अगर वह बिना पुख्ता आधार के कदम उठाती, तो मामला राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव में उलझ सकता था। इसलिए उसने इंतजार चुना, धैर्य के साथ, लेकिन निष्क्रिय नहीं। लाल सूट वाली वही महिला जो दोपहर को जीप में बैठी थी, अब शाम के अंधेरे में भी अपने शांत चेहरे के पीछे लगातार विश्लेषण कर रही थी। उसने रास्ते की दूरी, मोड़, जीप की दिशा और समय का अनुमान लगा लिया था। उसने अपने कपड़ों में लगा छोटा ट्रैकर सक्रिय रखा था, जो हर 10 मिनट में लोकेशन अपडेट करता था। यह जोखिम भरा था। अगर पकड़ी जाती तो योजना वहीं खत्म हो जाती, लेकिन बिना भीतर जाए भीतर की सच्चाई सामने नहीं आती। जीप जब पुराने कच्चे रास्ते से होकर गुजरी, तो तीनों सहमी हुई महिलाएं एक दूसरे के करीब सिमट गईं।
अदिति ने धीमे स्वर में उनसे पूछा, पहले भी ऐसा हुआ है? एक ने हिचकते हुए सिर हिलाया। कभी कभी रोकते हैं, फिर छोड़ देते हैं। पर वह वाक्य अधूरा छोड़ गई। अधूरा वाक्य ही सबसे बड़ा संकेत था। डर शब्दों को पूरा नहीं होने देता। उधर राघव ने जीप रुकवाई और सिगरेट सुलगा ली। उसने मनीष से कहा, देखा आज? वो लाल कपड़ों वाली नजरें सीधी मिलाकर बात कर रही थी। मनीष ने हल्की हंसी के साथ कहा, साहब, आपसे कौन टकराएगा? 2 मिनट में सब सीधा हो जाता है। राघव ने धुआं छोड़ा, लेकिन उसे तसल्ली नहीं हुई। उसे लगा जैसे कहानी उसके नियंत्रण से थोड़ा बाहर जा रही है, भले ही अभी कुछ हुआ ना हो। रात बढ़ने लगी। इमरान को अचानक ट्रैफिक यूनिट की जीप की अनौपचारिक लोकेशन रिपोर्ट मिली। उसे अजीब लगा कि वाहन निर्धारित सीमा से बाहर है। उसने मैप पर बिंदु देखा, वही पुराना किला क्षेत्र, शिवगढ़ का खंडहर। आधिकारिक ड्यूटी चार्ट में उस दिशा का कोई जिक्र नहीं था। उसने फौरन नोट बनाया, पर बिना अनुमति कार्रवाई संभव नहीं थी। उसने तय किया कि सुबह वह यह बात सीधे अदिति तक पहुंचाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अदिति पहले ही उस दिशा में है। किले के आसपास का इलाका वीरान था। टूटी दीवारें, झाड़ियां और आधा ढहा हुआ मुख्य द्वार। जीप की हेडलाइट्स ने कुछ देर के लिए अंधेरे को चीर दिया। तीनों महिलाएं घबराई हुई थीं। अदिति ने अपने भीतर की धड़कन को नियंत्रित किया। उसे हर सेकंड गिनना था, हर आवाज याद रखनी थी। यह सिर्फ व्यक्तिगत साहस की बात नहीं थी, यह पूरी व्यवस्था के सामने आईने की तरह खड़े होने की तैयारी थी। वह जानती थी कि अगर आज का कदम सफल रहा तो सिर्फ एक इंस्पेक्टर नहीं, एक गलत प्रवृत्ति उजागर होगी। लेकिन अगर चूक हुई तो वह खुद भी सवालों के घेरे में आ सकती है। यही उसका नैतिक द्वंद्व था, जल्दी प्रहार करे या पूरा सच सामने लाए। उसने दूसरा रास्ता चुना था। उसी क्षण दूर पुलिस लाइन में इमरान ने अदिति को कॉल मिलाया, पर कॉल नहीं उठा। उसने सोचा शायद वह व्यस्त होंगी। उसे नहीं पता था कि वही सन्नाटा एक बड़े मोड़ की तैयारी कर रहा है। रात गहराती गई। शिवगढ़ के खंडहर में कदमों की आहट गूंज रही थी। बाहर से सब शांत था, भीतर से सब बदलने की शुरुआत हो चुकी थी। आशा अभी स्पष्ट नहीं थी, पर उसकी हल्की रोशनी अंधेरे में कहीं टिमटिमा रही थी। और यह रोशनी इतनी छोटी थी कि कोई उसे अनदेखा कर सकता था, लेकिन इतनी सच्ची कि बुझाई नहीं जा सकती थी। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। शिवगढ़ किले के खंडहरों के चारों ओर फैला सन्नाटा किसी पुराने रहस्य की तरह भारी था। टूटी दीवारों पर चांदनी की फीकी रोशनी पड़ रही थी और हवा में घुली नमी उस जगह को और ठंडा बना रही थी। जीप किले के भीतर बने खुले प्रांगण में रुकी। इंजन बंद होते ही कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे समय भी थम गया हो। तीनों सहमी हुई महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़े उतरीं। लाल सूट वाली महिला भी धीरे से नीचे उतरी। उसके कदम स्थिर थे, लेकिन भीतर चल रही गणना तेज थी। उसने आसपास का निरीक्षण किया, मुख्य द्वार की दिशा, दीवारों की ऊंचाई, अंदर जाने वाला संकरा रास्ता और वह कोना जहां जीप की हेडलाइट्स की रोशनी पूरी तरह नहीं पहुंच रही थी। हर दृश्य उसकी स्मृति में दर्ज हो रहा था। इंस्पेक्टर राघव ठाकुर ने अपनी टोपी उतारी और हल्की मुस्कान के साथ बोला, डरने की जरूरत नहीं है, बस कुछ सवाल पूछने हैं। उसकी आवाज में बनावटी आश्वासन था, लेकिन आंखों में सत्ता का खेल साफ झलक रहा था। कांस्टेबल मनीष ने दरवाजे की तरफ इशारा किया, चलो अंदर। अंदर का हिस्सा एक पुराने दरबार हाल जैसा था, लेकिन अब टूटे खंभों और बिखरे पत्थरों के बीच बस अस्थायी कुर्सियां और एक टेबल रखी थी। यह कोई आधिकारिक पूछताछ कक्ष नहीं था, फिर भी राघव उसे वैसा ही प्रस्तुत कर रहा था। पहली महिला रोते हुए बोली, साहब, हमें जाने दीजिए, हमने कुछ नहीं किया। राघव ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसकी नजर बार बार लाल सूट वाली महिला पर टिक रही थी। वह बाकी तीनों से अलग खड़ी थी, न झुकाव, न घबराहट का प्रदर्शन। तुम्हारा नाम? राघव ने पूछा। उसने शांत स्वर में बताया। और काम? जो हर दिन करती हूं, उसने जवाब दिया। यह जवाब सीधा था, पर टालने वाला भी। राघव की भौहें तन गईं। यहां सवाल मैं पूछता हूं, उसने आवाज कड़ी की। उस क्षण एक चुप्पी छा गई। लाल सूट वाली महिला ने उसे देखा सीधा,
बिना चुनौती के, लेकिन बिना झिझक के। यही वह क्षण था जहां अदिति के भीतर संघर्ष तेज हुआ। वह चाहती तो अभी अपनी पहचान उजागर कर सकती थी। वह चाहती तो उसी समय राघव को नियमों का हवाला देकर हिरासत में ले सकती थी। उसके पास अधिकार था, पद था और नैतिक आधार भी। लेकिन उसके पास अभी ठोस सबूत नहीं थे कि यह सब एक सुनियोजित पैटर्न है। अगर वह अभी कदम उठाती तो मामला एक व्यक्तिगत टकराव बनकर रह जाता। वह जानती थी कि असली चुनौती उस प्रवृत्ति को उजागर करना है जो अधिकार को निजी शक्ति में बदल देती है। इसीलिए उसने चुप्पी चुनी। राघव ने मनीष को इशारा किया, इनसे अलग अलग बात करेंगे। तीनों के साथ मामला एक व्यक्तिगत। महिलाओं को अलग कोने में बैठा दिया गया। अदिति को सामने कुर्सी पर बैठाया गया। तुम बहुत शांत हो, राघव ने कहा। किसी बात का डर नहीं? उसने धीमे स्वर में कहा। डर हर किसी को लगता है, फर्क बस इतना है कि कौन उसे दिखाता है। यह जवाब अप्रत्याशित था। मनीष ने हल्की हंसी दबाई, तातों में ही, लेकिन राघव के चेहरे पर तना हुआ भाव और गहरा हो गया। वह आगे झुका। तुम्हें लगता है यहां तुम्हारी मर्जी चलेगी? अदिति ने कुछ नहीं कहा। उसने बस आसपास की आवाजों पर ध्यान दिया। दूर से आती कुत्तों की भौंक, दीवारों से टकराती हवा और जीप के इंजन की धात्विक ठंडक। उसी समय उसके कपड़ों में लगा छोटा ट्रैकर हल्की कंपन के साथ सक्रिय हुआ। सिग्नल कमजोर था, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं। उसे पता था कि टीम तक पहुंचने के लिए समय चाहिए। उसे समय खरीदना था। राघव ने सवाल बदल दिए। तुम्हें पता है इस इलाके में कितनी अवैध गतिविधियां चल रही हैं? उसने एक काल्पनिक सूची गिनानी शुरू की। आरोप हवा में तैरते रहे, पर किसी का आधार नहीं था। अदिति ने जवाब दिया, अगर अवैध है तो कार्रवाई कीजिए, लेकिन प्रक्रिया कानून के अनुसार होनी चाहिए। यह सीधी चुनौती नहीं थी, पर नियम की याद दिलाना था। राघव को लगा जैसे उसकी पकड़ ढीली हो रही है। उसने अचानक आवाज ऊंची की, यहां कानून मैं हूं। शब्द पत्थर की दीवारों से टकराकर लौटे। तीनों महिलाएं सिहर गईं। यही वह क्षण था जहां अदिति के भीतर का अधिकारी जागा। उसे लगा कि सीमा पार हो रही है। वह चाहती तो उसी क्षण अपना पद बता देती। वह चाहती तो उस एक वाक्य को रिकॉर्ड कर पूरे तंत्र को हिला देती। लेकिन उसने गहरी सांस ली और चुप रही। यह उसका नैतिक परीक्षण था। व्यक्तिगत अपमान बनाम व्यापक न्याय। उसने व्यापक न्याय चुना। बाहर किले के पास खड़ी जीप के पास मनीष मोबाइल पर कुछ देख रहा था। सिग्नल कमजोर था। उसने राघव से कहा, साहब, यहां नेटवर्क ठीक नहीं। राघव ने चिढ़कर कहा, किसे कॉल करना है? मनीष चुप हो गया। अंदर माहौल और तनावपूर्ण हो गया। अदिति ने पहली बार सीधे कहा, आप जानते हैं कि यह स्थान आधिकारिक पूछताछ के लिए सूचीबद्ध नहीं है। यह वाक्य साधारण था, पर उसके भीतर छिपा अर्थ गहरा था। राघव एक पल को ठिठका। तुम्हें बहुत जानकारी है, उसने संदेह से कहा। जानकारी रखना गलत नहीं, उसने उत्तर दिया। यही वह क्षण था जब राघव को लगा कि मामला साधारण नहीं है, पर उसका अहंकार अभी भी भारी था। उसने सोचा, अगर वह पीछे हटेगा तो उसकी छवि कमजोर होगी। उसने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। आज की रात लंबी होगी, उसने कहा, और अंत में सच बाहर आएगा। अदिति ने मन ही मन सोचा, हां, सच बाहर आएगा, लेकिन जिस रूप में तुम सोच भी नहीं सकते। बाहर हवा तेज हो गई। दीवारों के साए हिलने लगे। भीतर बैठे लोगों को अभी नहीं पता था कि यह रात केवल पूछताछ की नहीं, बल्कि दिशा बदलने की शुरुआत है। अदिति ने अपनी कलाई हल्के से मोड़ी। ट्रैकर ने दूसरी बार संकेत भेजा। उसने मन में समय गिना। हर मिनट एक कदम था, हर चुप्पी एक रणनीति, और हर अपमान भविष्य की गवाही। शिवगढ़ के खंडहरों में उस रात सिर्फ 4 लोग नहीं बैठे थे। वहां सत्ता और उत्तरदायित्व के बीच अदृश्य संघर्ष चल रहा था, और अभी तक न्याय ने हस्तक्षेप नहीं किया था। रात अब पूरी तरह गहरी हो चुकी थी। शिवगढ़ किले की टूटी दीवारों पर चांद की रोशनी रेंग रही थी, और भीतर पसरा अंधेरा किसी गुफा की तरह घना हो गया था। हवा में सीलन थी, पत्थरों से टकराकर लौटती ठंडक हड्डियों तक उतरती महसूस हो रही थी। प्रांगण के उस हिस्से में
जहां अस्थायी टेबल और कुर्सियां रखी थीं, एक टिमटिमाता बल्ब लटक रहा था। उसकी रोशनी स्थिर नहीं थी, जैसे वह भी इस जगह पर भरोसा नहीं कर पा रहा हो। तीनों महिलाएं एक कोने में सिमटी बैठी थीं। उनकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ आशंका थी। वे थकी हुई थीं। दिन भर की मेहनत के बाद शरीर जवाब दे रहा था, पर डर ने उन्हें जागते रहने पर मजबूर कर दिया था। लाल सूट पहने अदिति भी उसी ठंडे पत्थर पर बैठी थी, लेकिन उसका मन किसी और स्तर पर सक्रिय था। उसका शरीर भी थका हुआ था, पर वह उस थकान को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकती थी। यह वही चरण था जिसका अंदेशा उसे पहले से था, जहां शारीरिक असुविधा और मानसिक दबाव मिलकर इंसान को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इंस्पेक्टर राघव ठाकुर ने जैकेट उतारकर एक खंभे पर टांग दी थी। उसके चेहरे पर अब शुरुआती आक्रामकता की जगह एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है, पर वह मानने को तैयार नहीं था। उसने मनीष से कहा, ध्यान रखना, कोई बाहर न जाए। मनीष ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में भी घबराहट की हल्की झलक थी। यह जगह आधिकारिक नहीं थी, नेटवर्क कमजोर था, और देर रात तक यहां रुकना खुद में जोखिम था। फिर भी राघव का आदेश अंतिम था। अंदर का तापमान गिर रहा था। पत्थर की फर्श से ठंड सीधे पैरों में चढ़ती थी। एक महिला धीरे धीरे रोने लगी। घर पर मां इंतजार कर रही होगी, उसकी आवाज कांप रही थी। दूसरी ने उसका हाथ थाम लिया। चुप रहो, शायद सुबह छोड़ दें। उनके शब्द उम्मीद से ज्यादा खुद को संभालने की कोशिश थे। अदिति ने उनकी तरफ देखा। वह जानती थी कि इस समय उसका एक वाक्य भी उन्हें भरोसा दे सकता है, पर वह अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकती थी। उसे उनके साथ उसी स्थिति में रहना था, उसी भय को महसूस करना था, ताकि वह बाद में किसी भी दावे को पूरी सच्चाई से कह सके। यह सिर्फ कानून का मामला नहीं था, यह अनुभव का भी मामला था। किले की दीवारों से हवा की आवाज आती रही। कभी कभी ऊपर बैठे पक्षियों की फड़फड़ाहट गूंजती। हर अनजानी आवाज तीनों महिलाओं को चौंका देती। अदिति ने धीरे से पूछा, पहले भी यहां लाए गए हो? एक ने सिर झुका लिया। एक बार, पर तब जल्दी छोड़ दिया था। क्या हुआ था? अदिति ने पूछा। वह जवाब देने से पहले चुप हो गई, जैसे यादों का बोझ शब्दों को रोक रहा हो। बस सवाल और धमकी कि अगर कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। यही वह पैटर्न था जिसे अदिति खोज रही थी। डर का ऐसा तंत्र जहां शिकायत दर्ज होने से पहले ही आवाज दबा दी जाती है। उधर राघव ने मनीष को अलग ले जाकर धीमे स्वर में कहा, कुछ गड़बड़ है। वह लाल कपड़ों वाली बहुत शांत है। मनीष ने जवाब दिया, साहब, शायद बस जिद्दी है। राघव ने सिर हिलाया, नहीं, जिद में भी घबराहट होती है, इसमें नहीं है। उसके भीतर संदेह का बीज उग चुका था, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। उसने तय किया कि वह मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाएगा। वह फिर से अंदर आया और ऊंची आवाज में बोला, सच बोल दो तो सुबह से पहले घर पहुंच जाओगी। कोई जवाब नहीं आया। अदिति ने उसकी आंखों में देखा। राघव ने एक कदम आगे बढ़ाया, तुम बहुत नियम कानून की बात करती हो। बताओ, कौन सा कानून कहता है कि हम जांच नहीं कर सकते? अदिति ने शांत स्वर में कहा, जांच और उत्पीड़न में फर्क होता है। यह वाक्य छोटा था, पर दीवारों से टकराकर गूंज गया। तीनों महिलाएं उसकी ओर देखने लगीं। उन्हें पहली बार लगा कि कोई उनके पक्ष में शब्द बोल रहा है। ठंड बढ़ती जा रही थी। समय का अंदाजा लगाना मुश्किल था। मोबाइल नेटवर्क लगभग बंद था। अदिति ने महसूस किया कि उसके ट्रैकर का सिग्नल कमजोर हो रहा है। शायद मोटी दीवारों के कारण उसने कलाई हल्के से हिलाई, उम्मीद में कि कोई कमजोर संकेत बाहर पहुंचे। हर मिनट भारी हो रहा था। भूख भी महसूस होने लगी थी। दिन भर का खाना अब शरीर से उतर चुका था। पानी सीमित था। एक बोतल को 4 लोगों में बांटा गया। यह असुविधा मामूली लग सकती थी, पर रात लंबी होने पर यही छोटी चीजें मन को तोड़ती हैं। राघव ने एक कुर्सी खींची और अदिति के सामने बैठ गया। तुम्हें पता है इस इलाके में कौन हावी है? उसने धीमे स्वर में पूछा। सच, अदिति ने उत्तर दिया। राघव ने हंसी दबाई। सच वही होता है जो साबित हो जाए, और जो छिपाया जाए। अदिति ने प्रतिप्रश्न किया। यह सीधा टकराव नहीं था, पर एक आईना था। राघव के चेहरे पर तनाव उभरा। उसने मेज पर हाथ मारा।
तीनों महिलाएं सिहर उठीं। यह वही क्षण था जब डर का इस्तेमाल हथियार की तरह किया जा रहा था। अदिति ने भीतर उठते गुस्से को दबाया। उसे लगा कि सीमा फिर पार हो रही है। वह चाहती तो अभी सब खत्म कर सकती थी, पर अगर वह अभी पहचान बता देती तो यह पूरा जाल आधा ही खुलता। उसे पूरा सच चाहिए था। रात का तीसरा पहर रहा होगा। हवा और ठंडी हो गई। पत्थरों पर जमीन नमी से फर्श फिसलन भरी हो गई थी। एक महिला के दांत किटकिटाने लगे। अदिति ने अपना दुपट्टा उसके कंधों पर डाल दिया। यह छोटा सा इशारा था, पर उसमें भरोसा था। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि नेतृत्व सिर्फ आदेश देने से नहीं, साथ बैठने से भी आता है। उसकी पीठ में दर्द उठने लगा था। ठंड और तनाव ने शरीर को जकड़ लिया था। आंखें भारी हो रही थीं, लेकिन वह सो नहीं सकती थी। उसे हर शब्द, हर इशारे को याद रखना था। बाहर मनीष बेचैन होकर टहल रहा था। साहब, सुबह होने में देर नहीं, उसने कहा। राघव ने घड़ी देखी। उसे पहली बार लगा कि रात लंबी खिंच गई है। उसने सोचा था कुछ देर का दबाव काफी होगा, पर यह रात खत्म नहीं हो रही थी। उसे अंदेशा हुआ कि शायद किसी ने नोटिस किया होगा कि जीप निर्धारित क्षेत्र से बाहर है। उसने फोन चेक किया। नेटवर्क अभी भी कमजोर था। उसकी बेचैनी अब स्पष्ट हो चुकी थी। अंदर अदिति ने मन ही मन समय का अनुमान लगाया। अगर ट्रैकर का एक भी सिग्नल बाहर गया होगा तो टीम उसे ढूंढ रही होगी। लेकिन अगर सिग्नल पूरी तरह बंद हो गया हो, यह विचार उसके मन में आया और उसने खुद को संयत किया। डर को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, उसे नियंत्रित करना ताकत है। उसने गहरी सांस ली। हमने कुछ गलत नहीं किया, उसने धीरे से बाकी महिलाओं से कहा, और गलत का अंत होता है। यह कोई बड़ी घोषणा नहीं थी, पर उस अंधेरे में वह एक छोटी लौ की तरह थी। अचानक बाहर से किसी वाहन की हल्की आवाज आई। राघव चौंका। उसने मनीष की ओर देखा। किसी को आने की सूचना थी? मनीष ने सिर हिलाया। नहीं साहब। दोनों कुछ सेकंड तक सुनते रहे। आवाज दूर थी या पास, समझना मुश्किल था। शायद भ्रम था, शायद हवा का खेल, लेकिन उस एक क्षण ने राघव के भीतर छिपे डर को उजागर कर दिया। उसने पहली बार सोचा, अगर कोई आ गया तो? उसने खुद को समझाया कि सब नियंत्रण में है, पर नियंत्रण की धार अब कुंद हो रही थी। अदिति ने भी वह आवाज सुनी। उसका दिल एक पल को तेज धड़का। क्या यह वही संकेत है जिसका वह इंतजार कर रही थी, या सिर्फ रात का भ्रम? उसने चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आने दी। यह वही क्षण था जहां धैर्य सबसे बड़ी परीक्षा देता है। उसने सिर झुकाकर पत्थर की फर्श को देखा। ठंड अब भी थी, दर्द अब भी था, भूख अब भी थी, और अनिश्चितता भी। लेकिन उसके भीतर एक स्थिर विश्वास था। यह रात अंत नहीं, मोड़ है। समय बीतता गया। राघव की आवाज अब उतनी कठोर नहीं रही। उसकी बेचैनी उसे बार बार बाहर जाने पर मजबूर कर रही थी। मनीष की चाल तेज हो गई थी। तीनों महिलाएं थककर दीवार से टिक गई थीं। अदिति ने आंखें बंद कीं, पर नींद के लिए नहीं, ध्यान केंद्रित करने के लिए। उसने मन में दोहराया, सही समय आने दो। शिवगढ़ के खंडहर उस रात सिर्फ एक स्थान नहीं थे, वे उस संघर्ष के साक्षी थे जहां शक्ति और उत्तरदायित्व आमने सामने थे। अभी तक न्याय ने प्रवेश नहीं किया था, पर उसकी आहट हवा में घुल चुकी थी। और जैसे जैसे भोर नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे यह स्पष्ट हो रहा था कि यह रात किसी एक व्यक्ति को नहीं, पूरी व्यवस्था को परखने वाली है। भोर से ठीक पहले का वह समय था जब अंधेरा सबसे घना लगता है। शिवगढ़ किले की टूटी दीवारों के पीछे आसमान हल्का होने लगा था, लेकिन भीतर अभी भी सन्नाटा ठहरा हुआ था। रात ने सबको थका दिया था। तीनों महिलाएं दीवार से टिककर बैठी थीं, आंखों के नीचे काले घेरे, होंठ सूखे हुए। अदिति की पीठ अकड़ चुकी थी, कंधों में दर्द था, और ठंडी फर्श की नमी अब भी पैरों में चुभ रही थी। फिर भी उसकी आंखों में जागरूकता थी। उसने रात भर एक एक पल को गिना था। हर शब्द, हर धमकी, हर चुप्पी, सब उसकी स्मृति में दर्ज था। इंस्पेक्टर राघव ठाकुर अब उतना आश्वस्त नहीं दिख रहा था जितना शाम को था। उसकी चाल में बेचैनी आ चुकी थी। वह कभी अंदर आता, कभी बाहर जाता, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो कि सब उसके नियंत्रण में है।
अचानक किले के बाहर से आती एक स्पष्ट आवाज ने उस ठहरे हुए माहौल को तोड़ दिया। पहले दूर से आती इंजन की गूंज, फिर टायरों के रुकने की चरमराहट। मनीष ने घबराकर बाहर झांका। साहब, उसकी आवाज धीमी पड़ गई। राघव तेज कदमों से बाहर निकला। किले के मुख्य द्वार के पास दो पुलिस वाहन खड़े थे। उनकी हेडलाइट्स टूटी दीवारों पर पड़ रही थीं। हथियार बंद, अधिकारी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। सबसे आगे कांस्टेबल इमरान शेख था, चेहरा गंभीर, आंखों में स्पष्टता। उसके पीछे टीम के अन्य सदस्य थे। यह कोई औपचारिक विजिट नहीं थी, यह एक सटीक लोकेशन के आधार पर की गई कार्रवाई थी। राघव का चेहरा एक पल के लिए फीका पड़ गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। यहां क्या कर रहे हो? उसने ऊंची आवाज में पूछा, जैसे अब भी वही प्रभारी हो। इमरान ने दृढ़ स्वर में कहा, हमें सूचना मिली है कि यहां अनधिकृत पूछताछ हो रही है। किसकी सूचना? राघव ने तीखे स्वर में पूछा। इमरान ने जवाब नहीं दिया। उसके पीछे खड़ी टीम ने चारों ओर घेरा बना लिया। उसी क्षण अदिति दरवाजे की ओर बढ़ी। उसके कदम धीमे थे, पर स्थिर। उसने पहली बार अपनी आवाज में वह अधिकार जोड़ा जिसे वह पूरी रात दबाकर रखे थी। कांस्टेबल इमरान, उसने स्पष्ट कहा, सभी महिलाओं को सुरक्षित बाहर ले जाइए। इमरान ने तुरंत उसकी ओर देखा। पहचान का वह क्षण किसी घोषणा से कम नहीं था। राघव की आंखें फैल गईं। तुम? उसके शब्द अधूरे रह गए। अदिति ने उसकी ओर मुड़कर कहा, आपको पता होना चाहिए था कि कानून से ऊपर कोई नहीं। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, पर हर शब्द में दृढ़ता थी। तीनों महिलाएं अब भी समझने की कोशिश कर रही थीं कि यह क्या हो रहा है। मनीष पीछे हट गया। राघव ने आखिरी कोशिश की, यह मेरी जांच थी, सुरक्षा के लिए। अदिति ने बीच में रोका। अनधिकृत स्थान, बिना लिखित आदेश, बिना महिला अधिकारी की उपस्थिति और बिना प्रक्रिया के हिरासत, क्या यह भी सुरक्षा का हिस्सा है? राघव के पास जवाब नहीं था। उसकी आवाज की कठोरता टूटने लगी थी। इमरान ने टीम को संकेत दिया। दो अधिकारी अंदर गए और महिलाओं को बाहर ले गए। उनमें से एक रो पड़ी, लेकिन इस बार वह डर से नहीं, राहत से रो रही थी। अदिति ने राघव के सामने खड़े होकर कहा, इंस्पेक्टर राघव ठाकुर, आपको विभागीय नियमों के उल्लंघन और शक्ति के दुरुपयोग के आरोप में हिरासत में लिया जाता है। यह औपचारिक वाक्य था, लेकिन उसका वजन उस पूरी रात से भारी था। राघव ने एक कदम पीछे हटकर कहा, तुमने मुझे फंसाया। अदिति ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आपने खुद को फंसाया। यही वह क्षण था जब सत्ता और उत्तरदायित्व के बीच की रेखा स्पष्ट हो गई। बाहर हल्की रोशनी फैलने लगी थी। आसमान गुलाबी होने लगा। किले की दीवारों पर पड़ती सुबह की किरणें जैसे गवाह थीं कि अंधेरा स्थायी नहीं होता। राघव के हाथों में हथकड़ी लगाई गई। उसके चेहरे पर अब वह आत्मविश्वास नहीं था जो दोपहर को सड़क पर दिखा था। उसके स्थान पर अविश्वास और क्रोध का मिश्रण था। तुम जानती है, नहीं हो इसका अंजाम क्या होगा? उसने धीमे स्वर में कहा। अदिति ने उत्तर दिया, अंजाम हमेशा कर्म तय करते हैं। टीम ने स्थल का निरीक्षण शुरू किया। मेज, कुर्सियां, अस्थायी रजिस्टर और कुछ रिकॉर्डिंग उपकरण जो मनीष ने छिपाने की कोशिश की थी, सब जब्त कर लिए गए। अदिति ने विशेष रूप से उस कोने को देखा जहां रात भर वे बैठी थीं। ठंडी फर्श अब भी गीली थी। उसे अपने शरीर में महसूस हुआ दर्द याद आया। यह दर्द केवल व्यक्तिगत आतक ऐसी आ नहीं था, यह उन सभी का प्रतीक था जिन्हें कभी बोलने का अवसर नहीं मिला। उसने इमरान से कहा, सभी बयान मौके पर दर्ज करो, किसी पर दबाव न हो। इमरान ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में सम्मान था। तीनों महिलाओं ने हिम्मत जुटाकर बयान देना शुरू किया। उनकी आवाज अभी भी कांप रही थी, पर अब उसमें छिपा डर कम हो चुका था। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें बार बार रोका गया, कैसे सवाल पूछे गए जो काम से संबंधित नहीं थे, और कैसे धमकी दी गई कि शिकायत करने पर अंजाम भुगतना होगा। हर शब्द एक साक्ष्य था, हर वाक्य उस रात की पुष्टि था। राघव को वाहन तक ले जाया जा रहा था। उसने एक बार पीछे मुड़कर किले को देखा, जैसे वह उसकी निजी सत्ता का किला रहा हो, पर आज वह किला गवाह बन चुका था। मनीष को भी हिरासत में लिया गया।
उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन देर हो चुकी थी। जीप के दरवाजे बंद हुए, इंजन की आवाज फिर गूंजी, लेकिन इस बार दिशा बदल चुकी थी। अब वाहन शहर की ओर लौट रहा था, पर अर्थ अलग था। अदिति कुछ क्षण वहीं खड़ी रही। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने गहरी सांस ली। यह जीत का क्षण था, पर उत्सव का नहीं। उसे पता था कि असली परीक्षा अब शुरू होगी। विभागीय जांच, मीडिया का दबाव और वे सवाल जो उठेंगे कि उसने खुद जोखिम क्यों लिया। लेकिन उसने रात भर जो देखा और सहा था, वह किसी भी आलोचना से बड़ा था। उसने इमरान से कहा, किसी को भी यह महसूस न होने दो कि उनकी आवाज बेकार है। इमरान ने दृढ़ता से उत्तर दिया, जी मैडम। शहर की सीमा में प्रवेश करते ही खबर फैलने लगी। पुलिस वाहनों का काफिला असामान्य था। लोग रुककर देखने लगे। कुछ को अंदेशा हुआ कि कुछ बड़ा हुआ है। पुलिस लाइन के सामने राघव को उतारा गया। उसकी चाल अब धीमी थी। हथकड़ियों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। यह वही व्यक्ति था जो कुछ घंटे पहले खुद को कानून समझ रहा था। अब वह कानून के साथ खड़ा था। अदिति ने कार्यालय में प्रवेश करते हुए पीछे मुड़कर देखा। सूरज पूरी तरह उग चुका था। रात की ठंडक अब गर्म रोशनी में बदल रही थी। उसने महसूस किया कि न्याय अचानक नहीं आता। वह धीरे धीरे, जोखिमों और धैर्य के साथ आकार लेता है। उस रात उसने सिर्फ एक अधिकारी को नहीं रोका था, बल्कि उस सोच को चुनौती दी थी जो अधिकार को निजी स्वार्थ में बदल देती है। और यही इस पूरी कार्रवाई का वास्तविक अर्थ था। सूरज पूरी तरह उग चुका था, लेकिन शहर अभी भी उस खबर को समझने की कोशिश कर रहा था जो रातों रात फुसफुसाहट से सच बन चुकी थी। पुलिस लाइन के बाहर असामान्य हलचल थी। अंदर विभागीय जांच की औपचारिकताएं शुरू हो चुकी थीं और बाहर लोग अपने अपने अंदाज में कहानी जोड़ रहे थे। इंस्पेक्टर राघव ठाकुर, जो कल तक सड़क पर खड़ा होकर कानून का चेहरा बना घूम रहा था, आज उसी कानून के सामने जवाबदेह था। लेकिन यह कहानी केवल एक अधिकारी की गिरफ्तारी की नहीं थी। यह उस चुप्पी के टूटने की थी जो वर्षों से डर के नाम पर थोप दी जाती है। अदिति ने अपनी रिपोर्ट टेबल पर रखी और गहरी सांस ली। रात की घटनाएं अब शब्दों में ढल चुकी थीं। समय, स्थान, गवाह, प्रक्रिया, उल्लंघन, सब कुछ क्रमवार दर्ज था। उसने कोई भावनात्मक टिप्पणी नहीं जोड़ी थी, केवल तथ्य, क्योंकि वह जानती थी कि न्याय भावनाओं से नहीं, प्रमाणों से मजबूत होता है। फिर भी हर पंक्ति के पीछे वह रात खड़ी थी जब 3 महिलाओं की आंखों में भय था और वर्दी में खड़ा एक व्यक्ति खुद को अजेय समझ रहा था। अदिति के मन में बार बार वही क्षण लौट रहा था जब उसने अपना परिचय उजागर किया था। वह एक रणनीति थी, पर उससे भी ज्यादा एक संदेश। कानून का असली अर्थ डर पैदा करना नहीं, सुरक्षा देना है। दोपहर तक खबर मीडिया तक पहुंच गई। कैमरे पुलिस मुख्यालय के बाहर लग गए। माइक्रोफोन आगे बढ़े। सवालों की बौछार शुरू हुई। क्या यह आंतरिक साजिश थी? क्या विभाग में और भी लोग शामिल हैं? क्या पीड़ित महिलाएं सुरक्षित हैं? वरिष्ठ अधिकारियों ने संक्षिप्त बयान दिया कि जांच निष्पक्ष होगी और किसी को भी विशेष संरक्षण नहीं मिलेगा। यह शब्द सुनने में सामान्य थे, पर इस बार उनका वजन अलग था, क्योंकि इस बार भीतर से आवाज उठी थी, बाहर से दबाव नहीं। तीनों महिलाएं अब सुरक्षित थीं। उन्हें अस्थायी संरक्षण दिया गया था। जब अदिति उनसे दोबारा मिली तो उनके चेहरे पर रात वाली दहशत नहीं थी, बल्कि थकी हुई पर ठोस शांति थी। उनमें से एक ने धीमे स्वर में कहा, मैडम, अगर आप नहीं आती तो। उसका वाक्य अधूरा रह गया। अदिति ने उसे बीच में नहीं रोका। उसने केवल इतना कहा, अब आप बोल रही हैं, यही काफी है। उस क्षण उसे महसूस हुआ कि साहस हमेशा शोर नहीं करता, कभी कभी वह बस खड़े रहने का निर्णय होता है। विभागीय जांच तेजी से आगे बढ़ी। रिकॉर्डिंग उपकरणों से प्राप्त डेटा, किले के आसपास के सीसीटीवी फुटेज, कॉल लॉग, हर चीज को खंगाला गया। मनीष ने प्रारंभिक पूछताछ में स्वीकार किया कि कई बार अनौपचारिक जांच की गई थी और यह एक पैटर्न था। यह स्वीकारोक्ति केवल एक व्यक्ति के खिलाफ साक्ष्य नहीं थी, यह उस ढांचे पर प्रश्न चिह्न था जिसमें डर को अनुशासन का पर्याय बना दिया जाता है। अदिति जानती थी कि असली बदलाव केवल एक गिरफ्तारी से नहीं आएगा। इसके लिए संरचनात्मक सुधार जरूरी होंगे।
शाम को एक आंतरिक बैठक बुलाई गई। वरिष्ठ अधिकारी, कानूनी सलाहकार और कुछ चयनित कर्मचारी उपस्थित थे। अदिति को घटनाक्रम समझाने के लिए कहा गया। उसने बिना किसी आरोपात्मक भाषा के पूरी प्रक्रिया बताई, कैसे सूचना मिली, कैसे स्थान की पुष्टि की गई, कैसे टीम को संगठित किया गया और कैसे बिना टकराव के कार्रवाई की गई। उसकी प्रस्तुति में भावनात्मक उत्तेजना नहीं थी, पर स्पष्टता थी। बैठक के अंत में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमें प्रशिक्षण मॉड्यूल में जवाबदेही और लैंगिक संवेदनशीलता को अनिवार्य करना होगा। यह छोटा वाक्य भविष्य की दिशा तय कर रहा था। बाहर समाज भी बदलते सुर में बोल रहा था। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई थी। कुछ लोग कह रहे थे कि यह अपवाद है, कुछ कह रहे थे कि यह व्यवस्था की सच्चाई है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब चर्चा हो रही थी। डर की जगह संवाद ने लेना शुरू किया था। स्थानीय महिला समूहों ने पीड़ितों के समर्थन में बयान जारी किया। कुछ युवा स्वयंसेवकों ने कानून सबके जान बता था लिए अभियान शुरू किया। यह कोई क्रांति नहीं थी, पर एक धीमी, स्थिर लहर जरूर थी। राघव की न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई। अदालत में पेशी के दौरान उसका चेहरा कैमरों से बचता रहा। कभी जो व्यक्ति सार्वजनिक रूप से सवाल पूछता था, आज खुद सवालों के घेरे में था। अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई में सख्त टिप्पणी की कि शक्ति का दुरुपयोग लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। यह टिप्पणी समाचार चैनलों पर बार बार चली। अदिति ने टीवी बंद कर दिया। उसके लिए यह संतोष अगर भी खे का क्षण नहीं था। वह जानती थी कि किसी का पतन देखकर प्रसन्न होना न्याय नहीं है। न्याय वह संतुलन है जो समाज को स्थिर रखता है। दिन बीतते गए। विभाग में नई दिशा निर्देश जारी हुए। किसी भी जांच में लिखित आदेश अनिवार्य। महिला संदिग्धों के मामलों में महिला अधिकारी की उपस्थिति, अनौपचारिक हिरासत पर पूर्ण प्रतिबंध और हर कार्रवाई की डिजिटल रिकॉर्डिंग। ये नियम पहले भी थे, पर अब उन्हें सख्ती से लागू करने की निगरानी प्रणाली बनाई गई। अदिति को इस कार्यबल का हिस्सा बनाया गया। उसने प्रशिक्षण सत्रों में एक बात बार बार दोहराई, वर्दी अधिकार देती है, पर वही वर्दी जिम्मेदारी भी मांगती है। एक शाम वह उसी सड़क से गुजरी जहां से कहानी शुरू हुई थी। धूप वैसी ही थी, ट्रैफिक वैसा ही, पर उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसने देखा कि लोग सामान्य जीवन में लौट चुके हैं। कपड़ा मिल की महिलाएं हंसते हुए घर जा रही थीं। किसी ने उसे पहचान लिया और हल्का सा सिर झुकाया। यह सम्मान औपचारिक नहीं था, पर सच्चा था। अदिति ने सोचा, असली बदलाव तब होता है जब आम लोग खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। फिर भी चुनौतियां खत्म नहीं हुई थीं। कुछ सहकर्मियों की आंखों में असहजता थी, मानो उसने अपनों के खिलाफ कदम उठाया हो। अदिति ने यह तनाव महसूस किया, पर उसे स्वीकार किया। उसने समझा कि संस्थागत सुधार हमेशा असुविधा से गुजरता है। अगर सब सहज हों तो बदलाव हुआ ही नहीं। उसने खुद से कहा कि उसे व्यक्तिगत लोकप्रियता नहीं, व्यवस्था की विश्वसनीयता चाहिए। कहानी का अंतिम मोड़ अदालत के फैसले के साथ आया। विस्तृत सुनवाई के बाद अदालत ने राघव को दोषी पाया और सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया, साथ ही दंडात्मक कार्रवाई भी। फैसले में स्पष्ट लिखा था कि किसी भी पद का दुरुपयोग केवल व्यक्ति नहीं, पूरे संस्थान की साख को चोट पहुंचाता है। यह पंक्ति समाचार पत्रों की सुर्खी बनी, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था वह संदेश जो समाज ने ग्रहण किया, कानून स्थिर है, चाहे सामने कोई भी हो। फैसले के बाद अदिति ने मीडिया से संक्षिप्त बात की। उसने कहा, यह किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है, यह प्रक्रिया की जीत है। अगर प्रक्रिया पर भरोसा रहेगा तो समाज मजबूत रहेगा। उसके शब्दों में न आक्रोश था, न विजय का गर्व, सिर्फ संतुलन। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सार था। रात को अपने कमरे में लौटकर उसने डायरी खोली। उसने लिखा कि डर हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वह भीतर की चुप्पी से जन्म लेता है। और जब कोई उस चुप्पी को तोड़ने का निर्णय लेता है तो वह केवल खुद के लिए नहीं, अनगिनत अनसुनी आवाजों के लिए रास्ता खोलता है। उसने यह भी लिखा कि न्याय कोई नाटकीय दृश्य नहीं, बल्कि छोटे छोटे साहसिक निर्णयों की श्रृंखला है। इस कहानी का अंत किसी आतिशबाजी के साथ नहीं हुआ। शहर ने धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ी। लोग अपने काम में लौटे, लेकिन अब एक फर्क था।
अब जब भी सड़क पर कोई वर्दी दिखती, उसके साथ जिम्मेदारी का विचार भी जुड़ता। और जब भी कोई अन्याय देखता, उसे याद आता कि चुप्पी ही सबसे बड़ा सहयोग है। अगर आपने इस पूरी यात्रा को यहां तक पढ़ा या सुना है, तो एक पल ठहरकर खुद से पूछिए, अगर उस दिन आप उस सड़क पर होते तो क्या करते? क्या आप भी आगे बढ़कर सवाल पूछते या भीड़ का हिस्सा बनकर गुजर जाते? बदलाव हमेशा बड़े मंचों से शुरू नहीं होता। वह अक्सर हमारे व्यक्तिगत निर्णयों से जन्म लेता है। अगर आपको लगता है कि व्यवस्था में जवाबदेही जरूरी है, तो अपने आसपास होने वाले अन्याय पर आवाज उठाइए, संवाद कीजिए और सही प्रक्रिया का साथ दीजिए। इस कहानी को अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए, ताकि अधिक लोग समझ सकें कि कानून केवल किताबों में नहीं, हमारे व्यवहार में जीवित रहता है। आपकी एक प्रतिक्रिया, एक टिप्पणी, एक साझा अनुभव किसी और को साहस दे सकता है। याद रखिए, न्याय तभी मजबूत होता है जब समाज उसके साथ खड़ा हो।